हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या क्या होता है? हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ बातें हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हिंदी व्याकरण में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, कारक, लिंग, वचन, विलोम, विलोम शब्द, वचन बदलिए, उपसर्ग, प्रत्यय, पुनरुक्ति शब्द, काल और वाक्य, वाच्य, संधि, समास, सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, शब्दार्थ, पर्यायवाची शब्द, शब्द संक्षोभ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, वाक्यक्रम, मुहावरे, कहावतें, कहावत, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी विदेशी, देशी शब्द, विदेशी शब्द, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य और विराम चिन्ह, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा इज ए नेमिंग वर्ड। संज्ञा माने नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे रामू, रमेश, हैदराबाद, निर्मल, किताब, कलम आदि। इसमें रामू और रमेश व्यक्ति के नाम हैं, किताब और कलम वस्तु के नाम हैं, और निर्मल और हैदराबाद ये प्लेस, स्थान के नाम है। इस तरह के शब्दों को यहाँ कहा जाता है संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या స్థానం के నామ్ को ఏదైనా వ్యక్తి లేదా వస్తువు లేదా స్థానాల యొక్క పేరులను తెలిపేదాన్ని సంజ్ఞ అని అంటారు। నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है ప్రొనౌన్। తెలుగులో సర్వనామము అని అంటారు। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ, वह, आप, मैं, तुम, हम, यहाँ, वहाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, रामू अच्छा लड़का है, वहाँ पाठशाला जा रहा है। तो यहाँ रामू संज्ञा है, वहाँ पाठशाला जा रहा है रामू के बदले बताया गया है, तो वहाँ क्या है? सर्वनाम है। इस तरह के कई प्रकार के शब्द होते हैं। उसे जो व्यक्ति का नाम हो या वस्तु के नाम हो और किसी के नाम के बदले जो भी शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इंग्लिश में ही, शी, इट, है ना। जैसे प्लेस के बदले, स्थानों के नाम के बदले, पर्सन के नाम के बदले, थिंग्स के नाम के बदले जो भी प्रयुक्त किया जाता है उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ है विशेषण। विशेषण माने एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में वस्तु या व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताई जाती है। विशेषता अंटे गुणम, है ना, उसकी विशेषता बताई जाती है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। इसका क्लियर डेफिनेशन यहाँ पर बताया जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थानों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ఏదైనా వ్యక్తి లేదా వస్తువు లేదా స్థానాల యొక్క విశేషణమును గురించి, అంటే అడ్జెక్టివ్ గురించి, మంచితనం కానీ చెడుతనం కానీ దాని యొక్క క్యారెక్టర్ గురించి తెలిపేదాన్ని విశేషణం అంటారు, है ना। नेक्स्ट जैसे उदाहरण, विशेषण का उदाहरणము
अच्छा, बुरा, लाल, पीला, हरा, सफ़ेद, चतुर, मंदबुद्धि, है ना, आदि इस तरह के शब्द। नेक्स्ट यहाँ बताया गया है क्रिया है। क्या है? क्रिया। व्यक्तियों के नाम के बारे जो जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द कार्यों के बारे में, जो कार्यों के बारे में बोध किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्रिया माने वर्ब, क्रिया माने वर्ब, क्रिया अंटे वर्ब। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में या काम के बारे में, वर्क के बारे में जो बताया जाता है, ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। పనిని గురించి తెలిపేదాన్ని క్రియ అని అంటారు। यहाँ इसके एग्जाम्पल बताया जाता है खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि यहाँ बताया जाता है। ये क्रिया के उदाहरण। नेक्स्ट दूसरा है क्रिया विशेषण। इस वाक्य में क्रिया के साथ साथ विशेषण भी होता है। क्रिया भी होती है और विशेषण भी होता है, दोनों भी, है ना। ऐसे शब्दों को यहाँ क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे पंखा चल रही है, क्रिया। पंखा चलना क्रिया है। पंखा तेज चल रही है, विशेषण, तेज विशेषण। पंखा बहुत तेज चल रही है माने यहाँ पे क्रिया भी है, विशेषण भी है। इसलिए यहाँ इसको बताया जाता है क्रिया विशेषण, है ना। तो इस वाक्य में क्रिया और विशेषण दोनों भी होता है और काम का इंपॉर्टेंस बताया जाता है। అంటే క్రియ యొక్క విశేషణమును గురించి తెలపడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని క్రియా విశేషణము అని అంటారు, है ना। इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में एडजेक्टिव भी कहा जाता है। नेक्स्ट संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, कारक। संबंध बोधक के बारे में हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि संबंध बोधक जिन अवयवों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया जाता है उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, है ना। संबंध बोधक शब्द जैसे के साथ, की ओर, की खातिर। मैं एग्जाम्पल सही तरीके से बताऊंगा कि रमेश के साथ महेश खड़ा। के साथ क्या है? संबंध बोधक। माँ की ओर पुत्र चला, माँ और पुत्र के बीच में संबंध बताया रहा है ना। की ओर संबंध बोधक यहाँ पर है। नेक्स्ट उसके साथ साथ प्राण की खातिर प्राण तजेंगे, प्राण की खातिर प्राण तजेंगे, की खातिर। इस तरह के शब्दों को यहाँ पर संबंध बोधक कहा जाता है। और दूसरे उदाहरण संबंध बोधक से संबंधित के सामने, के आगे, के पीछे, के बाहर, की ओर, खातिर, के बिना आदि यहाँ संबंध बोधक को बताया जाता है। दूसरा है हम समुच्चय बोधक के बारे में चर्चा करेंगे। समुच्चय बोधक यहाँ है। समुच्चय बोधक
इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, दो शब्दों या वाक्यांशों और वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरण, लस्सी पीजिए या चाय पीजिए। लस्सी लीजिए या चाय लीजिए। राम और लक्ष्मण ने मिलकर खाना बनाया। राम और लक्ष्मण ने मिलकर खाना बनाया। जैसे दो शब्दों को या दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को जोड़ता है, देने ते कल्पतुंदो, है ना। ऐसे शब्दों को यहाँ बताया जाता है कि समुच्चय बोधक। समुच्चय का अर्थ होता है मिलाना, कलपड़मु अने अर्थम, है ना। क्या मिलाया जाता है? दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़कर बताया जाता है। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और, तथा, एवं, वा, अथवा, अन्यथा, लेकिन, परंतु, मगर, किंतु, इसलिए, अतः आदि शब्द से यहाँ समुच्चय बोधक को हम पढ़ सकते हैं। और क्योंकि, ताकि, जबकि, चूंकि, इसलिए कि, यदि तो, जिसके कि, यद्यपि, तथापि, जो सो, यानी, माने, अर्थात आदि प्रकार से हम समुच्चय बोधक को पढ़ सकते हैं। और दूसरा है, अगला वाला है यहाँ विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है आश्चर्यमु, सडन सिचुएशन के बारे में बताया जाता है। आश्चर्यार्थकमु बोलते हैं, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी आता है ना, इंटरजेक्शन। इस तरह शब्द आता है, इस तरह का चिन्ह आता है ना। इसमें इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं, आश्चर्यार्थकमु, है ना। और इसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ऐसे शब्द जिनसे विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक, भय, विषाद आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे, वाह, अब मज़ा आ गया, वाह। अब जैसे, हाय, पक्षियों से भी मनुष्य गए बीते हैं। हाय मीन्स जो आश्चर्यचकित होकर बताया जाता है। जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन होता है, जब हम प्रयोग करते हैं ऐसे शब्दों को यहाँ विस्मयादि बोधक कहा जाता है। अरे, बाप रे, छी, बस, छी छी आदि शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। और अभी यहाँ है हमारा विस्मयादि बोधक के बाद में कारक। क्या है? कारक। कारक का डेफिनेशन इस तरह बताया जाता है। कारक का डेफिनेशन इस तरह यहाँ बताया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंधी वाक्यों के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कारक कहते हैं। जैसे कारक हिंदी में कारक के पूरे 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? 8 प्रकार होते हैं। उसमें है, पहला है कर्ता,
कर्ताकारक, कर्मकारक और करणकारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। इस तरह 8 प्रकार के कारक बताया जाता है, जैसे ने, को, से, के द्वारा, के लिए, के वास्ते, को, से, का, के, की, में, पर, हे, अरे, अजी। इस तरह के शब्दों को कारक कहते हैं। तो कौन से शब्दों को क्या बोलते हैं और किस तरह के कर्ता को क्या बोलते हैं? तो कर्ता ने को कर्ता कारक बोलते हैं, और को यह बताया जाता है कर्म कारक, और से और के द्वारा इन शब्दों को यहाँ बोलते हैं करण कारक, और संप्रदान कारक को के लिए, के वास्ते, को, अपदान कारक को से बताया जाता है, और संबंध कारक को का, के, की, किस को संबंध कारक कहते हैं, और अधिकरण कारक को में और पर के रूप में बताया जाता है, और संबोधन कारक को हे, रे, अरे, अजी। इन शब्दों को संबोधन कारक कहा जाता है। और इसी कारण से संबंधित कारक के संबंधित मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि इसको कैसा याद करें। चलो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए के वास्ते को, अपदान से संबंध का के की संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, अजी। इस तरह हम कारक को ध्यान कर सकते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लिंग का मतलब होता है जेंडर चेंज करना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लिंग बोलते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को। जैसे माता और पिता, भाई और बहन, है ना, माता और पिता। लड़का लड़की, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी। इस तरह के शब्दों को लिंग कहते हैं। अभी अगला है वचन। वचन को बोलते हैं नंबर, है ना। तो इसमें वचन एकवचन और बहुवचन दोनों भी होता है। जैसे इंग्लिश में बताया जाता है एकवचन सिंगुलर एंड प्लूरल को बहुवचन कहते हैं, एकवचन को सिंगुलर कहते हैं। जैसे यहाँ बोल सकते हैं लड़का लड़के, लड़की लड़कियाँ, किताब किताबें, है ना, पुस्तक पुस्तकें। और एक है तो सिंगुलर है ना, एक से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है, ऐसे शब्दों को बहुवचन रूप में बोल सकते हैं। लड़के, किताबें, पुस्तकें, है ना।
इस तरह के शब्दों को वचन कहा जाता है। और सामने वाला क्वेश्चन है विलोम शब्द। क्या है विलोम शब्द? इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपोजिट वर्ड। व्हाट? अपोजिट वर्ड कहा जाता है। विलोम शब्द माने इसको विपरीतार्थ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थ। विपरीतार्थ माने डिफरेंट मीनिंग। इसको और एक बोल सकते हैं उल्टे शब्द। इसको और एक बात में भी बोल सकते हैं कि उल्टे शब्द, है ना। उल्टे शब्द को हम आज जानेंगे। विलोम शब्द आना जाना, है ना। आना जाना। दिन, इसका अपोजिट है रात, है ना। और एग्जाम्पल है ऊपर नीचे, है ना। आसमान, आसमान। और इसका अपोजिट वर्ड है धरती, है ना। जो भी शब्द होता है उसका अपोजिट वर्ड बताया जाता है, उसको विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विलोम शब्द कहा जाता है। अभी अगला प्रश्न है हमारा उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है यह शब्द के पहले जो जुड़कर आता है उस अक्षर को उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, एग्जाम्पल के रूप में मैं लिखता हूँ उपसर्ग में निडर। निडर, इसको इस शब्द में नी उपसर्ग है, डर मूल शब्द है। तो एक शब्द को विच्छेद करने के बाद में माने विडदीసిన తర్వాత जो हम एक शब्द को डिवाइड करने के बाद में डर प्लस नी प्लस डर क्या होता है? निडर होगा, है ना। निडर, निडर होगा। तो इस तरह के शब्दों को क्या बोलते हैं? उपसर्ग। माने शब्द को विच्छेद करने के बाद में सामने जो अक्षर मिलता है, जो अर्धवंत शब्द मीन्स అర్థవంతమైనటువంటి పదము मीनिंगफुल वर्ड को डिवाइड करने के बाद में जो सामने अक्षर आता है उसी को उपसर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट जी, दूसरा है प्रत्यय। क्या है जी? प्रत्यय है। उसी प्रत्यय के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे उपसर्ग में पहला अक्षर है, लेकिन उपसर्ग में पहला अक्षर है, लेकिन यहाँ पर प्रत्यय में अंतिम अक्षर होता है ना। इसमें उपसर्ग में पहला होता है, प्रत्यय में अंतिम अक्षर होता है, अंतिम अक्षर होता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें बताया जाता है उपसर्ग में निडर बताया, निडर। इसमें नी को उपसर्ग बोल के बोले थे, है ना। इसी को हम यहाँ निडरता लिखेंगे। निडरता। निडरता को निडरता में से एक अर्थवंत शब्द निकालना है, जो मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड क्या आता है? निडर, निडर। निडर प्लस निडर होने के बाद में क्या बचा है? ता बचा है। क्या बचा है जी? ता। माने शब्द के अंतिम में एक ता बचा है, इसी को प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? प्रत्यय। इसी को प्रत्यय कहा जाता है। माने इसका डेफिनेशन हम इस तरह बता सकते हैं कि
शब्द को अर्थवंत एक अर्थवंत शब्द निकालने के बाद में जो अंतिम में बचा हुआ है उसे बोलते हैं प्रत्यय। क्या बोलते हैं जी? प्रत्यय। तो आपको सिंपल सी ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ। वर्णमाला में उ पहला आता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि उपसर्ग पहला अक्षर शब्द का पहला अक्षर। वर्णमाला में पा उ के बाद में आता है, इसलिए प्रत्यय को हम बोल सकते हैं कि अंतिम अक्षर माने कभी। ये सिंपल सी ट्रिक है, ये कुछ डेफिनेशन नहीं होता है, जस्ट याद रखने के लिए यह मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अभी सामने पुनरुक्ति शब्द क्या दिखाई दे रहा है जी? पुनरुक्ति शब्द। पुनरुक्ति शब्द माने एक ही शब्द को बार बार प्रयुक्त किया जाता है, ऐसे शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहा जाता है। जैसे कण कण, कण कण, डम डम, फल फल, पल पल, चम चम, चम चम। जैसे हम लोगों ने श्याम श्रृंगार मूवी देखा शायद, जैसे एक बार पैदा होकर दूसरे जन्म में और एक बार यहाँ पैदा होकर वहाँ मूवी की स्क्रिप्ट लिखता है ना? शायद आपने देखा होगा। तो इसी तरह माने नानी ने यहाँ पे दूसरी बार जन्म लिया है ना, उसी को पुनरुजन्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनरुजन्म। इसी तरह यहाँ शब्द एक बार होकर और एक बार वहाँ शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है ना? यही शब्द और एक बार प्रयुक्त किया जा रहा है, तो एचएम शब्द हो गया, वही शब्द और एक बार रिपीट होता है। जैसे नानी एक बार पैदा होकर दूसरी बार और पैदा होता है, उसको पुनरुजन्म बोलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर चम शब्द यहाँ पर अंत होकर और एक बार पुनर्जन्म लेता है, उसी शब्द को पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। मेरा कहना यह है कि पुनरुक्ति शब्द का अर्थ होता है एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जाता है। फॉर सपोज यहाँ पे डाट है तो यहाँ पे भी डाट ही है ना? यहाँ पे गोला है तो यहाँ पे भी गोला ही है ना? ये दोनों भी सेम होता है, ऐसा होता है ना? ऐसा गोला गया ऐसा। जैसे यहाँ पे कर्ण लिखा गया है तो वो और एक बार कर्ण आता है, मीन्स एक ही शब्द को बार बार प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे शब्दों को यहाँ बताते हैं पुनरुक्ति शब्द। क्या बताते हैं जी? पुनरुक्ति शब्द कहते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है काल माने समय। यहाँ समय के बारे में बताया जाता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। इसके पूरे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? 3 प्रकार। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे वाल्मीकि ने रामायणम लिखा था, ऑलरेडी हो गया है ना? तो वो भूतकाल में है। रामू पढ़ा रहा है माने अभी कंटिन्यू चल रहा है, उसको वर्तमान काल कहते हैं, है ना? रामू पढ़ाएगा, है ना? पढ़ाएगा, उसी को यहाँ बोलते हैं भविष्यत काल। क्या बोलते हैं जी? भविष्यत काल। माने यहाँ काल कौन से टेंस में है, जो सिचुएशन होता है उसी के बारे में बताया जाता है, इसी को बोलते हैं काल। काल के पूरे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? 3 प्रकार होता है। जैसे पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल, तीसरा है भविष्यत काल। हाँ, सामने क्वेश्चन है हमारा संधि। क्या है बेटा? संधि है जी। संधि
दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संधि कहते हैं। जैसे देवालय, देव प्लस आलय, देवालय। इसको यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, देवालय, देवालय। तो दो वर्णों के माने यहाँ वा में आ शब्द, यहाँ पे भी वा आ शब्द, दोनों क्या हो रहा है? वा बन रहा है ना। ऐसे शब्दों को संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है मिलना, कलवड़मु, कलयिका, टू जॉइंट, है ना। इसी में दो అక్షरों के మేల్ से, दो అక్షरों के రెండు అక్షరాల యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడినటువంటి కొత్త పదాన్ని संधि అని అంటారు। क्या बोलते हैं जी? संधि बोलते हैं, है ना। उसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जैसे संधि के पूरे 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं जी? संधि के पूरे 3 प्रकार होते हैं। उसी को बोलते हैं, पहला है स्वर संधि, है ना। दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। यहाँ पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इन 3 संधियों के बारे में इसमें बताया जाता है। इसके बारे में सेपरेट वीडियो हम बनाकर पढ़ाई करेंगे, है ना। इसी को देखिए। तो अब इसमें से मैं आप लोगों को स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि की कुछ खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वर संधि के पूरे 5 प्रकार होते हैं, है ना। स्वर संधि के पूरे 5 प्रकार होता है। जैसे मैं एक लड़की का नाम लिखूँगा, उसका नाम है दिव्या, DIVYA। एक कोड है, ध्यान से सुनिएगा। ये कोड हमें बहुत ही ज़रूरी होता है, आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो संधि के मैंने बोला था कि 5 प्रकार है, सॉरी, स्वर संधि के 5 प्रकार है बोल के मैंने आपको बताया। तो वहाँ पहला है दीर्घ संधि। डी माने दीर्घ संधि, आई माने गुण संधि, वी माने वृद्धि संधि, वाई माने यण संधि, ये माने अयादि संधि, है ना। डी दीर्घ संधि, आई गुण संधि, वी वृद्धि संधि, वाई यण संधि, ये अयादि संधि। सर ये सभी लोगों का, सभी का मैच हो रहा है, लेकिन आई का क्यों नहीं मैच हो रहा है? आई बोले तो अब बोल रहे हैं कि गुण संधि। इंटेलिजेंट को गुणवंतुड़ु बोलते हैं, हाँ, गुण, है ना, गुणदार आदमी। तो इसी तरह इनको स्वर संधि के 5 प्रकार को हम सही तरीके से ध्यान कर सकते हैं। ये अच्छे तरीके का दिव्या नामक, दिव्या DIVYA, दिव्या एक किसका कोड है? स्वर संधि का। स्वर संधि का कोड यहाँ पे बताया गया है ना। इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को सेंड कीजिएगा, ताकि वह भी ये इतनी अच्छी ट्रिक समझ सके। और सामने है समास। संधि में क्या बोले थे? 2 अक्षर, 2 अक्षरों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि बोलते हैं बोल के बोले। लेकिन यहाँ पे समास में
दो शब्दों के, कितने बेटा, दो शब्दों के, दो शब्दों के से जो मेल होता है, दो शब्दों के मेल से जो वाक्य या नया शब्द होता है उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, है ना। इस तरह के शब्द यहाँ बताया जाता है। समास के पूरे कितने प्रकार होते हैं आपको पता है? समास के पूरे 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। उसमें पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी समास, और दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। यहाँ मैं और एक बार दोहराता हूँ। पहला है अव्ययी बहु समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठवा द्विगु समास। इस तरह के 6 प्रकार के समास हमें मौजूद होता है। इन सभी के बारे में हम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके कुछ मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा। राजा का कुमार, है ना, राजा का कुमार, राजकुमार। माता और पिता, माता और पिता, माता पिता, है ना। नेक्स्ट कमल के समान नयन, कमल नयन, है ना। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। प्रति वर्ष, प्रति एक वर्ष, प्रति एक वर्ष, हर क्षण, हर एक क्षण, आमरण, मरण तक, है ना। इस तरह के शब्दों को हम समास कह सकते हैं। हम सेपरेट वीडियो में समास के बारे में और संधि के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है शब्दार्थ। शब्दार्थ यहाँ पर बताया जाता है। हर एक शब्द का अर्थ हमें जानना है। जैसे आसमान माने आकाश, है ना, और धरती माने धरणी या अवनी, नीला बोल सकते हैं। मीन्स अर्थों को भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सामने का क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक ही अर्थ के कई प्रकार के शब्द होता है। ऐसे शब्दों को यहाँ पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मैंने इससे पहले बोला था आकाश, आकाश का और एक नाम आसमान है। इसका और एक नाम बोल सकते हैं अंबर बोल सकते हैं, और नभ भी बोल सकते हैं, और गगन भी बोल सकते हैं। अर्थ एक ही हैं लेकिन अलग अलग शब्द होते हैं, अलग अलग शब्द होते हैं। अर्थ एक ही होता है लेकिन अलग अलग शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और इसी तरह हर एक शब्दों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इन सभी चीज़ों की इस तरीके की और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपको भेज सके हैं। और हम ये जो भी हमारे टॉपिक में पढ़ाई गई है उसके बारे में, हर एक चीज़ के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, और उनके भेद क्या हैं, उसका पर्टिकुलर ऑप्शन क्या है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपको मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी।